हाल ही में पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। अब यहाँ कोई और देश होता तो जाहिर तौर पर यह खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सेना से जुड़ी कोई भी खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम डायमेंशंस को, तमाम आयामों को समझने की कोशिश करेंगे कि नए सेना प्रमुख कौन हैं और उनकी नियुक्ति का भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो नए सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ये कौन है, इनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इनका किस तरह का विवाद रहा है, इमरान खान के साथ किस तरह का विवाद रहा है, उस विवाद को समझेंगे। और साथ ही पाकिस्तान में सैन्य शासन का क्या इतिहास है, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की क्या भूमिका रही है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरी नियुक्ति का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, उस प्रभाव को समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है XISI बॉस मुल्ला जनरल असीम मुनीर इज पाकिस्तान आर्मी चीफ, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। यानी स्पष्ट तौर पर इस खबर में इस विषय को लेकर बात की गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान की सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। तो इस पूरी नियुक्ति का भारत पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसी प्रभाव को समझने की कोशिश की गई है। चलिए, तो खबर की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर कौन है, उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान साल 1947 में अस्तित्व में आया था, यानी पाकिस्तान को अस्तित्व में आए हुए 70 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और इन 70 सालों में पाकिस्तान में अब तक 16 सेना प्रमुख रहे हैं और जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान की सेना के 17वें सेना प्रमुख होंगे। उन्होंने पाकिस्तान के मंगला में मौजूद ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्नातक की डिग्री हासिल की है, वहां पर पढ़ाई की है और स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने साल 1986 में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी, अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की थी और इस तरह से वो पाकिस्तान की सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। और यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान की सेना में नए सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब जब उन्हें 1986 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां मुख्य तौर पर पाकिस्तान में नॉर्दर्न कमांड में की गई थी। ये वही नॉर्दर्न कमांड है जो पाकिस्तान में कश्मीर के सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। तो इस तरह से जो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर हैं वो पाकिस्तान में कुछ उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें कश्मीर पर बहुत ज्यादा विशेषज्ञता हासिल है, कश्मीर को बहुत करीब से जानते हैं। तो इसी वजह से शायद एक ये भी एक वजह हो सकती है कि इन्हें बतौर सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साल 2017 में उन्हें पाकिस्तान के सैन्य खुफिया विभाग, पाकिस्तान की जो सेना है उसका जो खुफिया विभाग है उसके महानिदेशक के तौर पर, डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया था। और सेना के खुफिया विभाग का प्राथमिक कार्य पाकिस्तान की जो सेना है उस सेना की आंतरिक गतिविधियों पर का ध्यान रखना होता है, आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। और बतौर महानिदेशक, जो खुफिया विभाग के बतौर डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया था। उनका कार्यकाल तकरीबन 21 महीनों का था और उनके बेहतर काम की वजह से उन्हें अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वहां के निदेशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, ISI के प्रमुख के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। लेकिन बतौर ISI प्रमुख उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। छोटा क्यों रहा था उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि वो पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम किया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी हेड किया है और जिन्होंने ISI को भी हेड किया है। तो इन दोनों का जो उन्हें अनुभव है वो उनका पूरा अनुभव उन्हें सेना प्रमुख के तौर पर बेहतर काम करने में और ज्यादा मदद करेगा।
इसके अलावा जब उन्हें आईएसआई के प्रमुख के पद से हटाया गया तो इसके बाद उन्हें गुजरावाला कॉप कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया और उन्होंने 2 वर्ष तक इस पूरे पद पर अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है यहां पर नियुक्त किया गया और यहां पर वो क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस पूरे पद पर उनका प्राथमिक कार्य पाकिस्तान की सेना को मिलने वाली जो सप्लाईज हैं, जो आपूर्ति है, उन सप्लाईज की देखरेख करना था, उन पर नियंत्रण करना था। इसके अलावा एक विशेष बात यह भी है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा जो सेना प्रमुख हैं जनरल बाजवा, उनके भी बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और यही वजह है कि कई जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख की नियुक्ति खुद सेना द्वारा ही की गई है और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फिर पाकिस्तान की सरकार की कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो ये तो बात हुई उनके बैकग्राउंड की। जनरल असीम मुनीर का जो पृष्ठभूमि रही है हमने उस पर बात की। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनका क्या विवाद रहा है, उस विवाद को समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि बतौर आईएसआई प्रमुख उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। उनका कार्यकाल केवल 8 महीनों का रहा था और यहाँ सबसे विशेष बात यह भी है कि जो उनका 8 महीनों का कार्यकाल था वो इतिहास में किसी भी आईएसआई प्रमुख का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया था सबसे छोटे कार्यकाल का। लेकिन जब उन्हें उनके पद से हटाया गया था तो इस संबंध में सरकार ने कोई भी आधिकारिक कारण नहीं दिया था, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया था। लेकिन इस संबंध में जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी उन रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि जो उन्हें हटाने का कारण है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और उन्हीं के आदेश पर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को उनके पद से हटाया गया था। इसके बाद जब उन्हें उनके पद से हटाया गया तो उस पद पर नए जो प्रमुख बने वो थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नए आईएसआई प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया, जो कि उस समय पाकिस्तान में इमरान खान के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते थे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़े अधिकारी को हटाकर उनके स्थान पर एक अपने करीबी संबंधी को उस पद पर नियुक्त किया था। लेकिन सवाल उठता है कि उन्हें उनके पद से हटाया क्यों गया था, इमरान खान ने जनरल मुनीर को उनके पद से हटाया क्यों था। तो इस संबंध में जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी उनमें यह कहा गया था कि जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान को यह खबर दी थी कि उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी और उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो सभी किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, किसी करप्शन से जुड़े हुए हैं। यानी उन्होंने इमरान खान के परिवार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें उनके पद से हटाया गया था। और शायद यही वजह है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने जनरल असीम मुनीर को नए सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है, क्योंकि वो तो एक और तो वो पहले से ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले उनके पद से हटाया गया था। तो यदि वो इमरान खान के खिलाफ हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ हैं, तो जाहिर तौर पर वो शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंबे समय तक पाकिस्तान में सत्ता में रह सकेगी। वो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो लंबे समय तक सत्ता में रह सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद था और वो ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक पूरा ट्रम्प कार्ड था, क्योंकि जो सेना प्रमुख की नियुक्ति है उस पूरी नियुक्ति पर जो अंतिम हस्ताक्षर होंगे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाएंगे। लेकिन हालिया खबर ये है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति और इमरान खान के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी और इस पूरी बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि इमरान खान एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस नई रणनीति के हिस्से के तौर पर इमरान खान सेना को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वो चुनाव लड़ें तो सेना उनके सामने एक बड़ी बाधा बनकर न सामने आए। तो ये तो बात हुई पूर्व प्रधानमंत्री के साथ नए सेना प्रमुख का क्या विवाद रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जनरल असीम मुनीर के सामने मौजूदा समय में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। तो मौजूदा समय में जनरल असीम मुनीर के सामने कई तरह की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस मौजूद हैं, कई जटिल चुनौतियां मौजूद हैं और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनरल बाजवा के कार्यकाल में जो सेना की छवि खराब हुई थी उस छवि को कुछ बेहतर बनाया जाए, उस छवि में कुछ सुधार किया जाए। क्योंकि बीते दिनों कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिन रिपोर्ट्स में ये पता लगा था, जिन रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि जब जनरल बाजवा बतौर सेना प्रमुख नियुक्त हुए थे उसके बाद से
उनके कई करीबी रिश्तेदारों की संपत्ति में और खुद जनरल बाजवा की संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी, कई गुना वृद्धि देखने को मिली है। तो इस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से सेना की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान में हमेशा से ही सेना पर राजनीति में हस्तक्षेप करने, राजनीति में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। शायद यही वजह है कि बाजवा के कार्यकाल में भी इस तरह की हमें कई गतिविधियां, कई अप्रत्यक्ष गतिविधियां देखने को मिली थी और जनरल बाजवा के कार्यकाल में सेना पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। इस दौरान हमें जब अप्रैल महीने में, इसी साल जब अप्रैल महीने में इमरान खान को उनके पद से हटाया गया, तब भी प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां के सेना प्रमुख पर यह आरोप लगाया था कि वो लोग उनको हटाने की साजिश में शामिल हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में आम जनता के बीच पाकिस्तान की सेना की छवि बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों इमरान खान पर एक गोली भी चली थी, इमरान खान पर हमला भी हुआ था और इमरान खान ने प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की सेना, वहां के प्रशासन, वहां के राष्ट्रपति और वहां के सेना प्रमुख पर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लगाई थी, इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो ये तो बात हुई इनके सामने किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। इसके अलावा बीते दिनों जनरल बाजवा ने अपना विदाई भाषण दिया था, अपना अंतिम संबोधन दिया था और इस संबोधन के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति में सेना के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और सेना जल्द ही इस पूरे हस्तक्षेप को समाप्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन कई जानकारों का यह कहना है कि सेना के लिए इस हस्तक्षेप को समाप्त करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यदि सेना पाकिस्तान की राजनीति में अपने हस्तक्षेप को कम करना चाहती है तो सेना को यह स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान में जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविल अथॉरिटीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि सेना ये स्वीकार कर लेती है तो इसकी वजह से पाकिस्तान में सेना का महत्व तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यदि पाकिस्तान की सेना अपनी अथॉरिटी को कम करती है, उसका महत्व कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो नए सेना प्रमुख हैं, उनके लिए इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम से एक आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में कई बम धमाके किए हैं और ये पूरा आतंकी संगठन पाकिस्तान में काफी व्यापक स्तर पर सक्रिय है और काफी बड़े लेवल पर काम कर रहा है। ऐसे में इस संगठन को कम करना, इसको सीमित करना और संगठन पर नियंत्रण स्थापित करना भी नए सेना प्रमुख के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये तो चैलेंजेस की बात हुई, हमने चैलेंजेस की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में सैन्य शासन के इतिहास पर बात कर लेते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री क्या रही है पाकिस्तान की, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में दो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की सेना और दूसरा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की सरकार। अब इन दोनों इंस्टीट्यूशन में भी पाकिस्तान की सेना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही ये तय करती है कि पाकिस्तान में कौन सरकार बनाएगा और जो सरकार बनाएगा वो किस तरह की नीतियां निर्धारित करेगा, ये भी पाकिस्तान की सेना द्वारा ही तय किया जाता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान और वहां की राजनीति को आकार देने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को अस्तित्व में आए 70 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सभी प्रधानमंत्रियों को या तो जबरन हटा दिया गया उनके पद से या फिर उनकी हत्याएं कर दी गई। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है प्रधानमंत्री इमरान खान का, जिन्हें जबरन उनके पद से हटा दिया गया था। पाकिस्तान साल 1947 में अस्तित्व में आया था और साल 1947 में अस्तित्व में आए जाने के बाद पाकिस्तान में अब तक 3 बार तख्ता पलट देखा जा चुका है। पहली बार तख्ता पलट तो कुल 1958 में ही हो गया था। इसके बाद 1977 में और फिर 1999 में हमें तख्ता पलट देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में हमें तख्ता पलट देखने को नहीं मिला है। हालांकि कई जानकारों का यह कहना है, कई जानकार ये मानते हैं कि लंबे समय से तख्ता पलट ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान की राजनीति में सेना का नियंत्रण कुछ कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान की राजनीति में, वहां की पॉलिटिक्स में सेना अभी भी उतनी ज्यादा ही मजबूत है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में सेना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई कैसे। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि पाकिस्तान में सेना सबसे अमीर और सबसे स्वतंत्र संस्थाओं में से, सबसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में से एक है।
बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी, एक बुक भी सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान में वहां की सेना सबसे बड़े भूमिधारकों में से एक है, सबसे बड़े लैंड होल्डर्स में से एक है। पाकिस्तान की सेना के पास मौजूदा समय में 11.58 मिलियन एकड़ भूमि मौजूद है, जो कि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना वहां पर कई व्यवसायों में भी जुड़ी हुई है, जैसे गेहूं भंडारण का व्यवसाय, उर्वरक उत्पादन, तेल और गैस का जो एक्सप्लोरेशन होता है, इसके अलावा वहां का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी जुड़ी हुई है। साथ ही मछली फार्म, साइकिल निर्माण और इस तरह के जो तमाम तरह के व्यवसाय हैं, पाकिस्तान की सेना ऐसे 50 व्यवसायों से जुड़ी हुई है और ये व्यवसाय पाकिस्तान की सेना को बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करते हैं, बहुत प्रॉफिट देते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा समय में पाकिस्तान की सेना वित्तीय रूप से एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बन गई है, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन गई है, जो कि पाकिस्तान की सेना को एक इंपॉर्टेंट रोल देती है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना वहां की पॉलिटिक्स को नियंत्रित कर पाती है। तो ये तो कारण की बात हुई, हमने बात की कि पाकिस्तान में सैन्य जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो नई नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति का भारत पर क्या प्रभाव होगा। तो भारत पर प्रभाव की बात करें तो आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में हमें एक बहुत दुखद घटना देखने को मिली थी, जिसे हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं। इस पूरे अटैक के दौरान भारत के 40 से ज्यादा जवानों को अपनी जान देनी पड़ी थी, 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। लेकिन जो एक बात आप नहीं जानते कि जब ये अटैक हुआ था उस समय पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नेतृत्व कर रहे थे जनरल असीम मुनीर, जो कि नए पाकिस्तान की सेना के नए प्रमुख होंगे। तो इस तरह से वैसे तो ये जो पूरा हमला हुआ था, इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, लेकिन उस समय कई जानकारों ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी पर यह आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं वहां की खुफिया एजेंसी ISI इस हमले से जुड़ी हुई है, वहां की खुफिया एजेंसी की भी इस हमले में कोई ना कोई भूमिका मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे हमले के बाद भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच कुछ झड़पें भी देखने को मिली थी, कुछ लड़ाइयां भी देखने को मिली थी और ऐसा माना जा रहा था कि कई स्थितियों में ये लड़ाइयां युद्ध की कगार पर भी पहुंच गई थी। इस पूरी स्थिति के दौरान पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की जो नीतियां थी वो खुद जनरल मुनीर द्वारा तय की गई थी, जनरल असीम मुनीर द्वारा निर्धारित की गई थी कि पाकिस्तान की सेना किस तरह के बयान देगी, पाकिस्तान की सरकार किस तरह का स्टैंड लेगी। इस तरह के तमाम जो निर्णय थे वो जनरल असीम मुनीर द्वारा ही तय किए गए थे। इसके अलावा इस पूरी अवधि के दौरान, जब पुलवामा अटैक हुआ था, इस पूरी अवधि के दौरान जो जनरल असीम मुनीर थे उन्होंने भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ भी बातचीत की थी, दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। तो इस तरह से उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत पर जो हमले हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए और आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो नए सेना प्रमुख हैं वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनका विश्वास सेना पर बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में विश्वास को मजबूत कैसे किया जाएगा? तो विश्वास को मजबूत केवल तभी किया जा सकता है जब भारत और पाकिस्तान की सेना पर कुछ हलचल होगी। तो जाहिर तौर पर नई नियुक्ति की वजह से जो पाकिस्तान में नए जो इक्वेशंस बन रहे हैं, उन नए इक्वेशंस की वजह से हमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस पूरी नियुक्ति की वजह से भारत पर हमें कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हुई भारत पर प्रभावों की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का कमजोर होना भारत पाकिस्तान के संबंधों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। कथन के आलोक में भारत पाकिस्तान संबंधों पर सैन्य शासन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन रहा है, जो मिलिट्री रूल रहा है, उस पूरे शासन का भारत पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव है। क्या वो जो पूरा मिलिट्री शासन है, मिलिट्री जो रूल है, उसकी वजह से भारत पाकिस्तान के संबंध खराब हुए हैं या फिर इसके कुछ अन्य कारण भी हैं। आपको इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।